मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम क्रॉप्स अर्थात फसल के विषय में समझेंगे। आप जानते हो, हमारे जो भारत वह है वो कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो किसान हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, यानी कि 71%। अगर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 71% लोग हैं वो गांव में बसते हैं अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में, और 29% जो हैं वो शहरी क्षेत्र में हैं। तो 71% जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीविका का उपार्जन के लिए वो कृषि पर निर्भर होते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटे किसान हो, सीमांत किसान हो, या वो व्यापक या बड़े किसान हो, राइट। लेकिन वो कहीं ना कहीं कृषि पर डिपेंड होते हैं। तो कृषि एक मुख्य प्रधान है, या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के लिए ये एक प्रमुख कृषि जो है वो काफ़ी उत्तरदायित्व है, या उसकी काफ़ी प्राथमिकता है, राइट। या साथ ही साथ कह सकते हो कि कृषि की जो भूमिका है वो जीडीपी में एक बहुत महत्वपूर्ण अदा भूमिका निभाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो कृषि है वो कृषि जो करने का जो तरीका है, तो लोग पहले आप देखोगे पारंपरिक तरीके से करते थे। तो पारंपरिक तरीका में आप जानते होते कि जो जो पारंपरिक तरीका था उसमें आप जानते हो कि लोग क्या करते थे कि जो भी कृषि में जो फसल उगाते थे तो उससे पहले वहाँ पर वो क्या डालते थे, बीज डालते थे। तो लेकिन बीज डालने से पहले वो एक खाद का प्रयोग करते थे, लेकिन वो खाद नहीं थी। लेकिन नॉर्मली में आप देखोगे तो वो एक प्रकार की, देखा जाए, कंपोस्ट खाद जिसे कहते हैं वो थी। यानी कि जो गोबर खाद होती है या पशुपालन के जो मलमूत्र की जो खाद हो, मतलब कि उसका जो अपशिष्ट होता है, वही अपशिष्ट जो है खेतों में डालते थे। तो वो एक पारंपरिक खेती के अनुसार करते थे। लेकिन निरंतर मनुष्यों में जागरूकता होती गई, कृषि ज़्यादा ज़्यादा तकनीकों का विकास होता गया। तो वह तकनीकों के विकास के फलस्वरूप फिर क्या हुआ कि यही कृषि जो है फिर वो किस में बदलने लगी, वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उसका स्वरूप बदलने लगा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1960 से पहले जो कृषि होती थी वो इतनी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय मरुभूमि जैसी स्थिति ज़्यादा बनी थी। तो लोग कृषि तो करते थे, लेकिन वो इतने जागरूक नहीं थे कि वो कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा उस कृषि पर उत्पादन में वृद्धि कर सकें, या वो कुछ इस प्रकार के कुछ ऐसी खाद्यान्न फसलों को वो उपजाएं ताकि वो उसमें वृद्धि हो। तो इस विषय में उनको कोई जागरूकता नहीं थी। लेकिन 1960 के बाद जो हमारे देश में फिर हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, तो इसके तहत लोगों को जागरूक किया गया, किसानों को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के किसान को हुए, पंजाब के किसान हुए, कुछ मध्य प्रदेश के किसान थे। उनको जब जागरूक एम एस स्वामीनाथन के द्वारा जब उनको उस कृषि पर क्या किया गया, उसका उसको पोषण से संबंधित हो, चाहे वो कृषि की स्वास्थ्य से संबंधित हो, उसकी जांच पड़ताल की गई। तो फिर उन्हें अलग से बहुत सारी उर्वरक की, और उन्हें अलग से बहुत सारे पीड़कनाशी जो कीटनाशक जो रासायनिक पदार्थ हैं उनके विषय में उनको जागरूकता दी गई कि आप इन क्षेत्रों विशेष में आप वो क्या कीजिए, कृषि उपज के लिए आप इस बीज को डालिए, तो इसके लिए आपको इन उर्वरक की आवश्यकता होगी। तो वहां पर आप देखोगे हरित क्रांति को लेकर के काफी लोग जब इकट्ठे हुए तो उनको जागरूकता प्रदान की गई कि कृषि किस प्रकार से करना है। क्योंकि हमारा समाज है, या हमारे समाज में रहने वाले जो किसान वर्ग के लोग हैं, उन्हें कृषि करने का तरीका नहीं पता होता है। वो अंधाधुंध कृषि करते हैं, अंधाधुंध कृषि करते हैं। लेकिन वो उस प्रकार से, जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, लेकिन उसे उनका प्रकार का या उस प्रकार से उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, बेनिफिट नहीं हो पाता है। उसका बेसिक रीजन यही है कि वो कहीं ना कहीं कृषि को ठीक ढंग से करने में वो असफल रहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बात ये समझना आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो कृषि कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को नहीं समेटना चाहिए। बस ये है कि वो अगर कुछ भूमि पे अगर वो अपने उपज लेना चाहता है, उसमें बेनिफिट करना चाहता है, तो वो उसे 5 बीघा या 1 हेक्टेयर पर वो क्या करे, कृषि करे, और उस पर वो निरंतर इतने खाद बीज है या उसमें इतनी उर्वरक डाल दे, ताकि उसकी कृषि की क्षमता है, विकास है, जो मिट्टी है उसकी जो उसकी जड़ है या मिट्टी है, ठीक है, पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसमें निरंतर क्या हो, विद्यमानता रहे, ताकि वो विकास कर सकें। वहाँ के जो भी बीज है वो क्या कर सकें, प्रस्फुटन कर सकें, विकास कर सकें। ओके। तो इसके लिए आप जानते हो कि यही तो हरित क्रांति हुई थी। तो हरित क्रांति जब 1960 में हुई, तो उन्होंने पंजाब क्षेत्र में और
आप देखोगे उत्तर प्रदेश क्षेत्र के किसानों को जागरूक किया था, ठीक, एम एस स्वामीनाथन ने। लेकिन इससे पहले हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, पुराट अगर देखा जाए तो मैक्सिको में जो आ, बोरलॉग नॉर्मल थे, उनका नाम ऐसे ही था, ठीक, बोरलॉग थे। तो उन्होंने गेहूं के उत्पादन को लेकर के सबसे पहले गेहूं के उत्पादन को लेकर के उन्होंने मैक्सिको में, ठीक है, लोगों को जागरूक किया था, उनको कृषि प्रधान से संबंधित लोगों को बताया था। तो वो क्या है कि कृषि से जुड़े जो भी उसमें विद्वान या उर्वरक की जो भी कमियां हैं, उनकी पोषक तत्व जो मौजूद हैं, उनकी कमियों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग तरीके से डाटा जुटाए और उनको जागरूक किया कि आप इस क्षेत्र विशेष में कृषि कीजिए, इस प्रकार से कृषि कीजिए, सिंचाई की सुविधा दीजिए। तो इन सभी सभी संदर्भों में उन्होंने काफ़ी व्यापक तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो उन्हीं से प्रभावित होकर एम एस स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी, और हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। राइट, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, क्योंकि भारत में एम एस स्वामीनाथन ने लोगों को जागरूक किया था कि आपको कृषि किस प्रकार से करना है, उसमें पोषक तत्वों की मानता है, चाहे वो मैक्रो लेवल पर हो चाहे माइक्रो लेवल पर हो, उनमें दोनों पोषक तत्वों में कैसे प्रधानता करनी है। अगर पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो उसमें कौन से रासायनिक पदार्थ डालने हैं या उसमें कौन सी उर्वरक डालने हैं। तो उनकी उर्वरक से जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी प्रोसेसिव की एक्टिविटीज़ को काफ़ी एक एक विस्तृत करने के लिए या उसके विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो क्या करते थे, मतलब उसको उन लोगों को जागरूक करते थे कि मृदा में क्या क्या मैक्रो लेवल पर या माइक्रो लेवल पर पदार्थ डालने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि उनके प्रयास के फलस्वरूप हरित क्रांति जब हुई 1960 में, उनके प्रयास के फलस्वरूप हमारे यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया, किसानों को जागरूक किया गया कि वो 1 हेक्टेयर पे ज़मीन करते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी फसल है तो फसल को उपजाने के लिए, ठीक है, देखो, फसल को उपजाने के लिए विभिन्न अलग अलग काफ़ी कंपोनेंटों की आवश्यकता होती है। जैसे सिंचाई की आवश्यकता होती है, राइट, सिंचाई की आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई है, उर्वरक है, राइट, और निरंतर है, जैसे खेती की जुताई है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो खेती की जुताई है तो खेती की जुताई भी होनी चाहिए, सिंचाई भी होनी चाहिए निरंतर, ठीक, समय समय पर सिंचाई होनी चाहिए, उर्वरक की क्षमता होनी चाहिए, राइट। तो ये एक प्रमुख तत्व माने जाते हैं कृषि की उपज के लिए, या कृषि में अगर आप कृषि करते हो तो किसी फसल में अगर आप उत्पादन बेहतरीन करना चाहते हो तो उनके लिए निरंतर सिंचाई होनी चाहिए, उसमें समय समय पर उर्वरक की आवश्यकता होती है तो उर्वरक डालने चाहिए। क्योंकि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर आप जानते हो कि जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसमें जो खेती की जो फसल है वो निरंतर क्या करती है, सिंचित करती रहती है। तो इससे खेती की जो जड़ है या खेती की जो स्ट्रॉन्ग की गुणवत्ता है उसमें कमी आती है, तो उसके लिए उर्वरक की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 1960 में उन्होंने जागरूक किया था। तो यही बोलते हैं हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं इसीलिए, राइट। लेकिन आप जानते हो कि उनके बाद जब कृषि पर निरंतर प्रयास किया गया तो कृषि के लिए अगर देखोगे तो सरकार ने भी बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स किया है। तो कृषक जो सरकार है, सरकार ने देखा जाए तो कृषि को प्रौद्योगिकीकरण पर जोड़ने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले एक चीज़ सोचिए कि कृषि का प्रौद्योगिकीकरण कैसा हुआ। कृषि का प्रौद्योगिकीकरण, इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि कृषि जो होती है तो कृषि एक मुख्य विषय माना जाता है हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए। क्योंकि जितनी जो भी जनता होती है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड होती है, खाद्यान्न पे निर्भर होती है। क्योंकि उसको पेट भरना होता है, तो फिर अगर निरंतर उसमें अगर खाद्यान्न में कमी आएगी तो लोग भूखे रहेंगे। लेकिन आप जानते हो कि अगर डाटा देखा जाए तो डाटा में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा डाटा जब निकाला जाता है तो जो लोग हैं, ठीक है, वो उनका खाद्यान्न का जो उनका भार है, खाद्यान्न उन खाने का, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो कृषि से जो खाद्यान्न है वो वो कम होता है, जबकि लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, राइट, खाने वाले ज़्यादा हैं। इसका कारण क्या है, फिर भी आप जानते हो कि भारत निर्यात कर लेता है। निर्यात करने का मतलब यही है कि कुछ लोग भूखे सोते हैं, ठीक है, कुछ लोग भूखे सोते हैं। तो इसकी वजह से ही भारत क्या है, वो निर्यात कर लेता है, राइट, वो निर्यात कर लेता है। लेकिन भारत में आप देखोगे अगर सभी को पेट भर के भोजन मिल जाए ना,
तो फिर यहाँ पर जो निर्यात भारत कर रहा है 1% नहीं, एक दान भी निर्यात नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत में लोग सभी को खाना नहीं मिल पाता है, पर्याप्त समय में खाना नहीं मिल पाता है, पेट भर के खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए जो बचत होती है उसी बचत को वो निर्यात कर देता है। ठीक है, अगर समय के अनुसार सभी को भोजन पूर्ण रूप से मिल जाए तो सरकार कभी भी खाद्यान्नों को निर्यात नहीं कर पाएगी। सरकार कभी दालों को निर्यात करती है क्या? नहीं करती है। राइट, चावल गेहूं को निर्यात कर दी है, तो चावल गेहूं की जो उत्पादकता है भारत देश में काफ़ी ठीक है। राइट, भारत देश में बहुत अच्छी है, बढ़िया है। लेकिन भारत देश में अगर सभी को अगर ये भी सुविधाएं अगर एक समय पर मिल जाए ना, तो खाद्यान्न जो गेहूं है, चावल हैं, इनको भी निर्यात नहीं कर पाएगा भारत। लेकिन भारत निर्यात इसलिए करता है कि हमारे देश में काफ़ी लोग उपवास रखते हैं, काफ़ी हमारे यहाँ पे देश में देखा जाए तो भूखे सोते हैं। राइट, खाना एक बार खाते हैं, एक शाम को खाते ही नहीं हैं। तो ये भी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से भारत के पास बचत के रूप में यही भंडार स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज हैं, वो बने रहते हैं। तो इसी को क्या करता है, भारत निर्यात करता रहता है अन्य देशों में। ठीक है, अब बात ये आती है कि भारत ने निरंतर इस पर प्रयास किए हैं, फसल को उपजाने के लिए भारत ने निरंतर प्रयास किए हैं। साथ ही साथ कृषि के सुधार के लिए आप जानते हो कि स्वास्थ्य मृदा कार्ड का उन्होंने, स्वास्थ्य मृदा कार्ड सरकार द्वारा जारी होता है। इसकी सबसे पहले ये होती है कि तुम जिस फसल पर, आप जिस फसल पर सॉरी जिस कृषि पर मतलब या खेती पर, या जिस खेती पर आप कृषि उपजा रहे हो या फसल उपजा रहे हो, तो उसकी जो मृदा है, उसकी जो मृदा है उस पर पोषक तत्वों की मात्रा किस प्रकार की है, तुम्हारी जो मृदा है उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। अगर वो मृदा ठीक है, उसके लिए आप जानते हो कि स्वास्थ्य मृदा कार्ड आपको दिया जाता है। तो इसके लिए आपको उर्वरक है, राइट, उर्वरक है, उसमें आपको देखना हो तो सब्सिडी की सुविधा दी जाती है। राइट, साथ ही साथ हैं जो पीड़कनाशी हैं, कीटनाशक हैं, राइट, कीटनाशक हैं, तो उनके लिए सरकार क्या है, सब्सिडी प्रदान करती है। राइट, लेकिन सब्सिडी लोगों को नहीं देती है, लेकिन वो अधिक महंगा खरीदती है और सस्ते दाम पर बेचती है। तो इससे आप जानते हो सरकार के राजस्व घाटे पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार के राजस्व घाटे प्रभाव पड़ता है, सरकार की अन्य परियोजनाएं जो लागू होनी होती हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आप देखोगे देश के आर्थिक विकास पर भी आप देखोगे, एक जो आर्थिक विकास की औद्योगिक क्षेत्र में है उस पर भी जो गतिविधि है उस पर भी कमी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं है वो सब्सिडी में वो सरकार रुपए जब खर्च कर देती है तो वो किसानों के की आय को दुगना करने के लिए, या किसानों की आय को दुगना करने के लिए, या किसानों के उत्पादन में दुगना वृद्धि करने के लिए वो इस प्रकार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करती है कि लोग क्या करें, अपनी जो मृदा है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें। ठीक है, उसके लिए मृदा में एक यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड देता है। उसके तहत उर्वरक जो है क्षमता उसको प्रदान की जाती है कि आपको ये सुविधाएं दी जाती हैं कि आप मृदा में जो भी पोषक तत्वों की मात्रा में कमी है उसको सही ढंग से आप उसको क्या कर सकें, पूरा कर सकें, या आप मृदा में निरंतर क्या कर सकें, खेती की जुताई कर सकें। राइट, इससे क्या है कि स्वास्थ्य जो मृदा है उसमें स्वास्थ्य आएगी और फसल है वो काफ़ी मात्रा में वृद्धि होगी। राइट, तो इसलिए ये स्वास्थ्य मृदा कार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो कि सरकार ने कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़ा है। तो कृषि को प्रौद्योगिकी पे आप जानते हो कि कृषि के लिए स्पेस तकनीक से भी जोड़ने का प्रयास किया है। स्पेस तकनीक में जैसे आप जानते हो कि ऊपर जो भी ऊपर संचार तकनीकें होती हैं इनके माध्यम से क्या है, मानचित्रण तैयार करना होता है, कृषि का मानचित्रण करना होता है कि कृषि या खेती है, जिस खेती फसल हो रही है उसका मानचित्रण करना है। राइट, साथ ही साथ डाटा जुटाना होता है। ठीक है, डाटा जुटाना होता है कि मानचित्रण डाटा की कितने विशेष क्षेत्र पर कृषि हो रही है, कितने पर कृषि नहीं हो रही है, इसके विषय में भी डाटा जुटाना होता है। तो स्पेस तकनीक के माध्यम से भी जो भारत सरकार है वो कृषि पर बल दे रही है, कृषि पर फोर्स कर रही है कि कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुधारात्मक प्रयास किए जा सकें तथा कृषि पर उपज की मात्रा में वृद्धि कर सकें। इस हेतु सरकार जो है स्पेस तकनीक, टेक्नोलॉजी हो चाहे वो कोई भी तकनीक हो, उन तकनीकों के माध्यम से सरकार जो है अलग अलग तरीके से क्या है योजनाएं बना रही है, अलग अलग तकनीकों की तकनीकों का सर्जित कर रही है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकें। उसके लिए आप जानते हो स्पेस तकनीक के माध्यम से आप जानते हो मानचित्रण तैयार करना होता है कृषि का, मृदा को स्वास्थ्य रखना होता है। तो इस हेतु आप जानते हो कि कृषि के क्षेत्र में विशेष कार्य गवर्नमेंट कर रही है। इसके बाद आप जानते हो कृषि का डिजिटलीकरण भी हो रहा है। तो कृषि का डिजिटल, ठीक है, डिजिटलीकरण है।
ठीक है। डिजिटलीकरण में अगर आप देखोगे तो कृषि का डिजिटलीकरण का मतलब ये है कि कृषि जो होगी वो कहीं ना कहीं डिजिटल के माध्यम से होगी, जिसमें आप जानते हो जैसे ड्रोन के माध्यम से, तो आप जानते हो ड्रोन द्वारा जैसे छिड़काव करना हो, राइट, ड्रोन द्वारा जैसे छिड़काव करना हो, राइट। साथ ही साथ आप जानते हो इसी ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करना है, साथ ही साथ आप जानते हो फसल निगरानी करनी हो, राइट, फसल निगरानी करना हो। ये सरकार निरंतर इस पर प्रयास कर रही है, राइट। अभी इसमें डिजिटलीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन सरकार निरंतर इस पर प्रयास कर रही है। साथ ही साथ आप जानते हो कि इसके लिए और भी सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं, जिसमें आप जानते हो जैसे कि एग्री टैग करना, ठीक है। देखो ड्रोन डिजिटल में अगर आप लेना चाहो तो और भी ले सकते हो। ड्रोन है, तकनीक तो एक प्रकार की ड्रोन ही से हम ले सकते हैं, लेकिन तकनीक के अंतर्गत आप जानते हो कि किसान ऐप है, राइट, किसान ऐप है, इसके माध्यम से किसान ऐप सेवा है। साथ ही साथ आप जानते हो कि कृषि के विकास करने के लिए आप जानते हो किसानों के लिए बहुत सारे ज़्यादा आप जानते हो कि सब्सिडी की सुविधा तो सरकार देती है। साथ ही साथ डिजिटलीकरण में आप अगर आप देखोगे तो तकनीक के माध्यम से, स्पेस तकनीक के माध्यम से, और आप जानते हो कि डिजिटलीकरण के अंतर्गत आप और शामिल कर सकते हो, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल कर सकते हो, राइट। तो ब्लॉकचेन आप जानते हो कि ब्लॉकचेन तकनीक जो है उसके आधार पर भी कृषि को करने की बात कही गई है, राइट। इसी के साथ साथ आप जानते हो कि जीआई तकनीक है, जिसमें आपने जीआईएस तकनीक, जिसे आपने जो सुना हो जीआईएस तकनीक है, तो जीआईएस तकनीक के माध्यम से कृषि पर बल दिया जा रहा है, गवर्नमेंट निरंतर फोर्स कर रही है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जैसे रोबोट के माध्यम से हो या रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हो, ठीक है, इनके माध्यम से डिजिटलीकरण कृषि का किया जा रहा है, ताकि कृषि का रख रखाव है, कृषि की देख रेख है। साथ ही साथ आप जानते हो इन कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है, कृषि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, राइट। ऐसे उद्योग जो कहीं ना कहीं कृषि का मशीनरीकरण कर सकें, कृषि का मशीनीकरण कर सकें। मशीनीकरण का मतलब है कि कृषि जो है वो सीधा सीधा मनुष्यों के द्वारा न होकर मशीनों के माध्यम से हो सके। तो आप जानते हो जैसे ट्रैक्टर के माध्यम से, जैसे हर्बिसाइड है, राइट, हर्बिसाइड के माध्यम से, ठीक है, जैसे और आप जानते हो हर्बिसाइड से जड़ें खोदना होता है, वो मशीन आपने सुनी हो। इसके बाद आप जानते हो कि कृषि के लिए सरकार के और भी उपाय देखोगे तो जो मशीनीकरण में आप जानते हो कि ट्रैक्टर के माध्यम से पूरी सुविधाएं प्रोवाइड कराना है। साथ ही साथ ऐसी मशीनें आपने सुनी हो जो फसल को काटती भी हैं, जिसमें कंपाइन नाम की एक मशीन सुनी हो, या आलू वाली जो मशीनें आपने सुनी हो। हर जगह जो मशीनें हैं वो कृषि का मशीनीकरण जो गवर्नमेंट निरंतर फोर्स कर रही है, उसके लिए नए नए उद्योग स्थापित कर रही है कि कृषि के क्षेत्र में हर एक सुविधा जो है वो मशीनों के माध्यम से हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार के लोगों को मेहनत ना करना पड़े, राइट। साथ ही साथ है आप जानते हो कि छिड़काव की बात की गई है, तो ड्रोन के माध्यम से छिड़काव है, मशीनों के माध्यम से काटना है, मशीनों के माध्यम से फसल बुवाई करना है। तो हर जगह सरकार ने निरंतर प्रयास किया है, कृषि का मशीनीकरण किया है, राइट। इसी के तरीके से आप जानते हो डिजिटलीकरण के साथ साथ मशीनीकरण पर भी सरकार ने बल दिए हैं। इसके बाद आप जानते हो एग्रीटेक की बात आती है, तो एग्रीटेक में जैसे प्रौद्योगिकी की भूमिका होती है, तो कृषि के संचार तकनीक के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से एग्रीटेक करना होता है, ठीक है। ये जो एग्रीटेक है वो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जारी किया जाता है। एक प्रकार की ये प्रौद्योगिकी है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी है, उसका नाम है एग्रीटेक। एग्रीटेक है जो है ना, वो एक्चुअली में देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में जो भी प्रौद्योगिकियां हैं उनका एग्रीटेक करना होता है, और ये किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी होता है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, कल्याण मंत्रालय, इसके माध्यम से जारी होता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, साथ ही साथ देखोगे तो डिजिटलीकरण के अंतर्गत तो बहुत सारे आपको मैंने बताई दी हैं ऑलरेडी। इसके बाद आप एकीकृत किसान सेवा जो मंच है उसको आप समझ सकते हो, तो एकीकृत किसान सेवा मंच है, ठीक है, एकीकृत किसान सेवा मंच है। यहाँ पर आप देखोगे किसानों को जागरूकता दी जाती है, ठीक है, सेवा मंच है, इसमें किसानों को जागरूकता दी जाती है, कृषि अवसंरचना को लेकर जागरूकता दी जाती है, राइट, कि कृषि की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें किस प्रकार से आपको
काम करना है, राइट। कृषि की अवसंरचना से जुड़े जो भी गतिविधियाँ हैं, राइट, उसकी साथ साथ संरचना है या मृदा की संरचना है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जो भी आदान प्रदान जैसी जो भी स्थितियां बनती हैं उनको संरक्षण करना है, राइट। डेटा जुटाना है, टूल्स संयोजन करना है, तो जैसे डाटा डेटा जुटाना हो, राइट, साथ ही साथ आप देखोगे टूल्स संयोजन की बात हो, ये सभी जो है ना सरकार निरंतर क्या है कृषि के सुधार में प्रयास कर रही है। इसके बाद आप जानते हो कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी कृषि की जाती है, जैसे उसके अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो आती है वो भी आप इसके अंतर्गत ले सकते हो। साथ ही साथ किसानों के लिए किसान कॉल सेंटर भी तैयार किए गए हैं, किसान सुविधा ऐप भी दी गई है, राइट। चलो, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है, ये आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हो कि एकीकृत बागवानी मिशन है, वो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार चला रही है। जो बागवानी फसलें हैं, उन बागवानी फसलों के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है कि बागवानी फसलें हैं उनकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, राइट, उनकी मिट्टी में गुणवत्ता कर सकें। इसी के साथ साथ सिंचाई जल योजनाएं हैं, सिंचाई प्रबंधन योजनाएं हैं, उनको सही तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ देखा होगा सिंचाई जो जो नहर परियोजनाएं, जोड़ो परियोजनाएं होती हैं, केन बेतवा परियोजनाएं हैं, राइट। दक्षिण भारत में आपको बहुत सारी परियोजनाएं मिल जाएंगी जो कहीं ना कहीं दो नदियों के बीच जोड़ती हैं, कृत्रिम कृत्रिम नहरें बनाई जाती हैं, जिसमें आप इंदिरा सागर ले सकते हो। तो ये सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण निरंतर प्रयास कर रही है ताकि किसान की आय को दुगना कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो देश है वो चीन की तुलना में बहुत पीछे है, राइट, चीन की तुलना में बहुत पीछे है। तो इनके सुधार के लिए, ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। इसके बाद आप जानते हो वर्तमान में जीरो बजट वाला जो सिस्टम चल रहा है, शून्य बजट जो प्राकृतिक खेती है, इस पर भी सरकार ने प्रयास किया है। तो अभी देखो आंध्र प्रदेश में जो शून्य वाली बजट प्राकृतिक खेती है वो वहाँ की जाती है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो किसी भी उर्वरक की या उसकी अब ज़रूरत नहीं है। वो कंपोस्ट खाद मतलब उसमें डाली जाती है, जिसमें मीथेन हो, या आप जानते हो उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की मात्रा रहती है। जैसे गोबर की खाद जिसे बोलते हैं, गाय जो मलमूत्र होते हैं जानवरों के, उनके माध्यम से खेतों में डालना है, सही, राइट। तो इससे खेती करना है। तो ये भी सरकार उस पर प्रयास कर रही है। शून्य बजट खेती मतलब कि किसी भी प्रकार का सरकार का उसमें बजट नहीं लगेगा, बस आप पशुपालन है उस पर सरकार निरंतर बल दे रही है ताकि पशुपालन की सब सुविधाएं बनी रहें। तो वहाँ से जो भी मलमूत्र हैं, गोबर है, वो वहाँ पे कृषि बजट सॉरी जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती है उस पर बल दिया जा सके। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, ओके। साथ ही साथ आप जानते हो पुनर्योजी कृषि पर भी सरकार ने बल दिया है, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हो जैविक खेती पर, ठीक है, और धान गहनता प्रणाली पर भी सरकार ने बल दिया है। कि बहुत सारे इसमें आप निरंतर हाँ की पॉइंट डाल सकते हो मेंस में, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आप जानते हो कि हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। तो ये तो कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयास हैं कि कृषि में सुधारात्मक गुणवत्ता, कृषि में पोषक तत्वों की मात्रा, माइक्रो चाहे माइक्रो लेवल है किसी प्रकार की हो, सरकार निरंतर उर्वरक क्षमता है, ठीक, उसमें वृद्धि कर रही है, राइट। उस पर सब्सिडी प्रदान करती है, डीएपी है, ठीक, वो प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ आप जानते हो और जो नीम कोटी यूरिया है वो भी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए तरल नैनो यूरिया है, जो तरल नैनो यूरिया उर्वरक है उसको भी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो सुविधाएं दे रही है कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, उत्पादन के विकास के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए, तो ये सरकार के कुछ एक सकारात्मक प्रयास हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या है किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, किसान सुख सुविधाओं से अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। साथ ही साथ आप जानते हो उनकी आवास की सुविधा हो, चाहे किसान को किसी भी प्रकार की खाद्यान्न से सुविधाएं हो, पोषक तत्वों की मात्रा हो, उसमें भी वृद्धि होगी। कुपोषित लोग हैं उसमें भी कमियां आएंगी, एनीमिया रोग से ग्रस्त लोगों के में भी कमियां आएंगी। बहुत सारे आप जानते हो कि जो एंजाइमनर जो रोग होते हैं उनसे भी कमियां आएंगी, बहुत सारे संक्रमण रोगों से ग्रस्त रहते हैं उनसे भी कमियां आएंगी। इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इनको निजात पाने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में बहुत ही विशेष कार्यक्रम अपने तैयार किए हैं। उन कार्यक्रमों में लोगों को जागरूकता, किसानों को एकत्र मंच स्थापित करना, उन्हें नई नई सुविधाएं प्रोवाइड करना, किसान कल्याण सेवा सरकार ने स्थापित किया है, किसान आयोग पूरा स्थापित किया गया है। किसान आयोग के मतलब एक किसान पूरा एक अध्यक्ष वहाँ पे स्थापित मतलब को उन्होंने उसकी नियुक्ति की है ताकि किसान को जागरूक करें, राइट। तो इन सब धर्म में किसान के लेकर बहुत सरकार ने प्रयास किए हैं, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि अगर वर्तमान में देखी जाए
तो कृषि के लिए भूमि कितनी है, तो कृषि के लिए आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे भारत की जो इतना बड़ा भारत है, तो भारत में टोटल जो भूमि होती है वो 100% मान लेते भूमि है। अब 100% में से कितने परसेंट पे कृषि की जा रही है, तो कृषि 100% में से आप जानते हो वर्तमान में आप देखोगे 51 से 52% पर ही कृषि होती है। ठीक है, तो 100% जैसे भूमि है, भारत की भूमि है 100%, तो 100 में से आप जानते हो कि 51 से 52% के बीच ही जो है वो कृषि की जाती है। समझ, अब तुम समझ सकते हो कि भूमि है 100% और 51 से 52% पे ही भूमि होती है, तो शेष भूमि तो कैसी पड़ी हुई है। तो इसके लिए आप जानते हो कि और अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ भूमि ऐसी भी है चारागाह के लिए भी है, तो आपको पता होना चाहिए चारागाह होना आवश्यक होता है, क्योंकि चारागाह आप देखोगे तो हमारे पशुपालन के लिए, ठीक है, तो दूध डेयरी होती है, पशुपालन होते हैं, या गोबर कंपोस्ट खाद होती है उन्हीं से बनती है। तो पशुपालन भी हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जीडीपी में इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। राइट, तो चारागाह है उनके लिए भी 4% जो है वो ज़मीन यूज की जाती है। साथ ही साथ आप देखोगे इसी के अंतर्गत 20 से 21% जो है उस पर वन है। तो वन आप जानते हो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन 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 से हम जानते हो कि क्या ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वनों से आप जानते हो कि मिट्टी का कटाव में कमी होती है, वन से आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर वातावरण सुरक्षित रहता है, वन से आप जानते हो कि बहुत सारी जो जहरीली गैसें हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं वन, वन से आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी गैसें ऐसे कुछ किरणें होती हैं सूर्य के द्वारा जिसको जो अवशोषित करते हैं वन, बहुत सारे ऐप को हैं जो वन हैं। तो 20 से 21% वन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वन हमारे यहाँ पर सरकार ने 33% करने पर प्रयास किया है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन को 33% कर सकते हैं, तो उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम है, वन अधिकार अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन और आप जानते हो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। ठीक, इसके लिए सरकार ने वन को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए वन कटाई पर भी रोक लगाई है, मैंग्रोव वन पर प्रोत्साहन किया है, तटीय अपतटीय जो मैदान होते हैं उसमें भी वन को संरक्षण के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। साथ ही साथ आप जानते हो जो वनों का रोपण के लिए योजनाएं चलाई हैं, शायद ग्रीन टर्मिनल योजना है उसको आप देख सकते हो, ग्रीन है ना, इंडिया ग्रीन योजना है, इंडिया ग्रीन इंडिया योजना है। तो ये सरकार निरंतर वन को लिए योजनाएं चला रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए, वन संरक्षण करने के लिए, क्योंकि वन में वृद्धि कर सकें। तो 33% पर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो कि 100% में से ही आप जानते हो कि कुछ ऐसी भूमि है जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, जैसे 24% पे लगभग है वर्तमान में बंजर भूमि है। ठीक है, लेकिन अब तो ये कम हो रही है, क्योंकि सरकार जो है कुछ बंजर भूमि है उस पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज या पोषक तत्वों की मात्रा या ऊपर की जो मिट्टी है उसको क्या है खुदवा रही है। ठीक है, उसको खुदवा करके बहुत बड़े बड़े जैसे हाईवे हैं उसमें निर्माण कार्यक्रम में, निर्माण प्रक्रिया में वो मिट्टियों को डाल देती है, फिर नमीन मिट्टी आती है उस पर कृषि करने का प्रयास करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसी भूमि है जो ऊसर बंजर भूमि है, जहाँ पर जल की जो असतता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। राइट, और साथ ही साथ वहाँ पर किसी प्रकार की फसल उपज है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर उर्वरक क्षमता बहुत ही 0% रहती है। साथ ही साथ आप जानते हो वहाँ पर जो चारागाह हैं या चरवाहे हैं वहाँ पर अपनी जो जानवर होते हैं उनको चराते हैं जाकर के। तो ऐसी भूमियाँ जो हैं सरकार उनका भी मानचित्र तैयार करके रखती है। ठीक है, ताकि वो जो भी वहाँ की भूमि है उनका क्या कर सके, उनका वो भूमि जो है उसको मरुभूमि से हटा करके उसको पोषक तत्व या से कृषि प्रधान भूमि बनाई जा सके। राइट, तो इस विषय में सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। अब बात ये आती है कि इतनी सब भूमि होने के बावजूद भी केवल 51 से 52% पर ही भूमि होती है, और इस भूमि में आप जानते हो कि सरकार हमारे पूरे भारत के लोगों का पेट पाल रही है, साथ ही साथ जानवरों का भी पेट पाल रही है। ठीक है, तो जानवर भी तो आते हैं, जानवर जानवर भी तो अनाज खाते हैं, जानवर भी तो आटा खाते हैं, तो वो भी उसी में आ जाएंगे ना। तो इस प्रकार से 51-52% में केवल लोगों को ही नहीं जानवरों को भी पाला जा रहा है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि 51-52% पर वर्तमान में इतना सरकार के निरंतर क्रियाकलापों के बाद भी, निरंतर योजनाएं लागू समन्वित होने के बावजूद भी, सतत विकास के कार्यक्रम में कृषि प्रधान को भी एक निरंतर एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीविका उपार्जन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उत्पादन कर सकें और अपनी आय को बढ़त प्रदान कर सकें। राइट, चलिए अब बात ये आती है कि ये तो नॉर्मली एक ओवरव्यू था केवल कृषि से संबंधित कि कृषि के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, वर्तमान किस प्रकार की प्रधानता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ में एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि
हमारी जो कृषि है उसमें उर्वरक जो क्षमता है वो 55% है। और आप जानते हो कि यही 55% है, तो इससे आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि लोगों को, जितने भी लोग हैं सभी को पूर्ण रूप से उर्वरक की गुणवत्ता नहीं मिल पाती है। उर्वरक की जो भी समृद्धि है, उर्वरक की जो क्षमता है वो नहीं मिल पाती है। उर्वरक की जो एक जो पैकेज हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से लोग क्या हैं, इससे अछूते रह जाते हैं। तो उनकी कृषि में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उनकी उत्पादन की क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती है, उस पर रुकावट रहती है। साथ ही साथ आप जानते हो कि कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पर रासायनिक पदार्थ हैं या जो पीड़कनाशी हैं, कीटनाशक हैं, राइट है, तो उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो वो एक टाइम तो ठीक रहते हैं, लेकिन उनसे भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ मिलती हैं। जैसे वो जहरीली गैस में छोड़ते हैं, साथ ही साथ उनमें ऐसी जहरीली गैसें होती हैं जो वायुमंडल मिल जाती हैं, तो अन्य जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। राइट, साथ साथ आप देखोगे नीचे भी और भी जीवाणु ऐसे भी रहते हैं, बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो पोषक तत्वों के लिए सकारात्मक अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि यही रासायनिक पदार्थ जब डाले जाते हैं तो ये भी उसको हानिकारक या उसको डैमेज कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इससे भी कृषि की जो उर्वरकता है तो उसमें भी कमी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके सरकार ने तभी तो जीरो बजट खेती पर प्रयास किया है। उर्वरक क्षमता एक समय तक ठीक है, लेकिन निरंतर कोई चीज़ को आप डालते रहोगे तो कृषि भूमि जो होती है वो कल्लर भूमि में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि एक समय तक उर्वरकता की जो क्षमता है वो पीड़कनाशी जो रासायनिक पदार्थ, जहरीले पदार्थ होते हैं, वो एक टाइम तो कृषि के लिए ठीक होते हैं, लेकिन जब आप निरंतर डालते रहोगे अपनी कृषि उत्पादन के लिए तो वो हानिकारक भी साबित हो जाते हैं। तो आप इसके साथ सकारात्मक के साथ नकारात्मक पहलू अवश्य जुड़े होते हैं, तो ये माइंड में आप सेट होने चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में आप देखो जाए तो अनाज का जो उत्पादन है वो चीन सबसे पहले पे आता है। तो अनाज के अंतर्गत आप जानते हो कि अगर अनाज की बात की जाए तो अनाज में आप जानते हो कि चीन है, भारत है, अमेरिका है, ठीक है, इन देशों के नाम काफ़ी प्रमुख माने जाते हैं। तो अनाज के क्षेत्र में, जैसे अनाज के अंतर्गत आप जैसे गेहूं, दाल, चावल जितने भी हैं सब कुछ ये अनाज ही होते हैं। और अनाज का मतलब ही ये होता है कि जो भी कृषि पर हम जो भी फसल बो रहे हैं उनसे उत्पन्न होने वाले उत्पादन होते हैं, उनमें जो भी उत्पादन हुआ है वो सभी एक अनाज के रूप में उनको शामिल कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि हमारे यहाँ पर जो खाद्यान्न होता है, तो खाद्यान्न के अंतर्गत जो बहुत सारी मुख्य फसलें होती हैं, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, इन फसलों को हम शामिल करते हैं। ठीक, तो ये खाद्यान्न है, मतलब कि खाने वाली फसलें हैं, तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हम ये शामिल कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने बहुत सारी खाद्यान्न फसलों पर 13 प्रकार की फसलें हैं, 20 प्रकार की फसलें हैं, उनमें 13 फसलों पर आप जानते हो जीएम यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड फसल का भी उन्होंने निरंतर प्रयास किया है। यानी कि कुछ भी एक भी फसल बहु उससे कई अलग अलग, मतलब उसमें उसके जो भी उसकी जो जीन होते हैं, ठीक है, उसको कृत्रिम रूप से बदलते हैं, या मतलब कि अस्थायी रूप से उसको ख़त्म करके वो दूसरे जीन को परिवर्तित करना ही एक जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती हैं। तो आप पता होना चाहिए, जैसे सरसों में भी जीएम फसल मिलती है, कि बीटी कपास में भी आपको जेनेटिक मॉडिफाइड है की फसल मिल जाती है। तो बीटी कपास सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके बाद चावल भी है, तो उसको लेकर देखो सरकार ने गोल्डन राइस चलाया है, ठीक, उसमें मक्का और से मिलाकर तो उसमें विटामिन ए की वृद्धि करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें माइंड में आपके होने चाहिए। अब बात ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप जानते हो कि खाद्यान्न जो उत्पादन है, तो खाद्यान्न के अंतर्गत आप जानते हो फसलें जो होती हैं हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की तो फसलें ही होती हैं। एक खरीफ की है, बागबानी फसलें हैं, और आप जानते हो एक आपकी फसल मिल जाएगी खरीफ की है, खरीफ की है, रबी की फसल है, और आपको जो गर्मियों में फसलें होती हैं जिसमें वो शामिल कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी वो भी फसल खाद्यान्न के अंतर्गत उनको हम नहीं लेते हैं। वो एक्चुअली में आप देखोगे तो रबी की फसल और ये फसल ये खाद्यान्न होती है। खाद्यान्न का मतलब ऐसा होता है कि जो फसलें आप देखा जाए, जो ऐसी फसलें होती हैं जिनकी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि सब्जियों को छोड़ करके, ठीक है, खाने के, जैसे चावल है, गेहूं है, तिलहन है, ये फसलें खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं। जबकि ककड़ी है और ये और भी अन्य फसलें बहुत सारी होती हैं, लौकी है, तो ये आपको फसलें जो मिलती हैं ये आपको जो गर्मी के मौसम आते हैं उन समय में ये बोई जाती हैं। राइट, चलो, खाद्यान्न में आप जानते हो सबसे इम्पोर्टेंट फसल जो मानी जाती है भारत में वो है चावल। तो चावल फसल के विषय में पहले समझ लेते हैं। तो चावल आप जानते हो
एक प्रकार की ये खरीफ फसल होती है, ठीक है। ये खरीफ फसल होती है जो आपको जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक देखने को मिलती है। तो ये खरीफ की फसल है। तो चावल में, चावल की आप देखोगे तो चावल वर्तमान में बहुत सारी इसकी किस्में हैं, तो उन किस्में को बाद में समझेंगे, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे चावल जो होते हैं ना, चावल देखा जाए तो जितनी भी भूमि है अपने भारत की, उसका 47% भूमि पर इसका उत्पादन होता है। तो अर्थात चावल का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। चावल का जो उत्पादन है वो भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो हेक्टेयर के क्षेत्र में अगर आप देखना चाहते हो तो हेक्टेयर में औसतन अगर देखा जाए तो भारत में वो आपको मिल जाएगा लगभग में 4500-5500 के बीच में, 45 से 5500 हेक्टेयर पर। केजी है, ठीक है, ये केजी है, तो इतनी उपज होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रत्येक हेक्टेयर 6100 यानी कि 6100 किलोग्राम उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में जो चावल का उत्पादन है वो प्रति हेक्टेयर 6100 किलोग्राम है, यानी कि 6 कुंटल है, 1 किलो जिसे हम बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जबकि आप अन्य राज्यों में देखोगे, उत्तर उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तो उसकी तुलना बहुत कम है, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप उत्पादन की बात करोगे चावल की, तो सबसे ज़्यादा जो चावल का जो उत्पादन है वो आपको कहाँ मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में तो पश्चिम बंगाल है, इसके बाद यूपी है, पंजाब है, राइट। तो आप उत्पादन के क्षेत्र में अगर आप देखोगे, उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रमुख राज्य हैं चावल के क्षेत्र में, तो वो आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, राइट। पश्चिम बंगाल है दूसरे, पहले नंबर पे। दूसरे पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी, पंजाब, नहीं 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 नहीं, यूपी है, यूपी है। फिर आपको मिलेगा पंजाब, ठीक है। फिर हरियाणा भी मिलेगा, मध्य प्रदेश भी है, तो इनको शामिल कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल, बिहार भी है, बिहार भी आ जाता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। इन राज्यों में जो चावल की जो फसल है वो काफ़ी मात्रा में उपज प्रदान की जाती है, उपज दी जाती है, राइट। वहाँ पे उत्पादन का जो स्तर है काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन आप जानते हो चावल का जो उत्पादन है, या हम कह सकते हैं चावल की उत्पादन में जो गुणवत्ता होती है, वो गुणवत्ता का जो आधार है, ठीक है, जो गुणवत्ता होती है, उस गुणवत्ता का जो आधार होता है वो डिपेंड करता है उस फसल की उर्वरकता पे, राइट। वो उर्वरकता पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं, जैसे आप जानते हो, सॉरी, या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये चावल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी या ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन की क्षमता है वो ज़्यादा होती है, तो उत्पादन ज़्यादा होता है प्रति हेक्टेयर। लेकिन छत्तीसगढ़ में उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन उत्पादन हेक्टेयर के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में अगर ये कहो कि वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है, तो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ी ही क्षेत्र में कृषि होती है, लेकिन जितनी भी कृषि होगी, चावल की खेती होगी, तो वो उसका जो उत्पादन दर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है, ओके। तो इसलिए आप जानते हो कि यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो आपको काली मिट्टी मिल जाएगी, राइट। तो काली मिट्टी आपको मिलती है, तो काली मिट्टी में आपको पता होना चाहिए जिंक होता है, सल्फेट होती है, राइट। ये सभी इसमें पोषक तत्व तो काफ़ी मात्रा में होते हैं। भले ही इसमें आपको नाइट्रोजन है, फास्फोरस ना मिले, इसके अलावा इसमें है आयरन मिल जाएगा, जिंक है, सल्फेट है, आयरन है, तो मैग्नीशियम है। तो ये काफ़ी मात्रा में जो कठोर जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये माइक्रो लेवल के या माइक्रो लेवल के जो इसमें पोषक तत्व होते हैं काफ़ी मात्रा में वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ की जो गुणवत्ता है मिट्टी की काफ़ी वेस्ट है, इसलिए वहाँ पर उत्पादन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये उत्पादन की ये मिट्टी पर भी डिपेंड करता है, राइट। दूसरी बात आप जानते हो, यूपी वाले, पंजाब वाले क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और जलोढ़ मिट्टी में आप जानते हो कि मृदा की उर्वरक जो क्षमता होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो नहीं मिलेगा। हाँ, पोटेशियम आपको मिल जाएगा, सिलिकॉन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, कुछ मात्रा मैग्नीशियम मिल जाएगा, लेकिन उसकी तुलना में बहुत कम है। वहाँ पे आयरन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आयरन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर फिर हम जानते हो कि जिंक डालते हैं, ठीक है, जिंक डालते हैं। तो जिंक में आपको कहीं ना कहीं आयरन की मात्रा मिल जाती है। तो जिंक उसमें जब डालते हैं, तो जिंक जब डालते हैं तो आप जानते हो कि धान की जो खेती की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब वो जड़ें जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो उसमें जो पाए जाने वाले जीवाणु हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल को क्या करते हैं, सिंचित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल को सिंचित करते हैं। और वो क्या करते हैं,
कि पेड़ों के जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, और वही जो जड़ें होती हैं वो कठोरता प्रदान कर लेती हैं। तो इससे जो फसल होती है, जो धान की खेती होती है, वो आपने देखे हों कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के खैरा हो जाता है, तो उसको ख़त्म कर देता है जिंक। जिंक हमेशा हमेशा याद रखना, चावल में जितना भी खैरापन देखने को मिलेगा और खोखलापन चावलों की धानी में मिलेगा, तो उसको क्या कर देता है, जिंक खत्म कर देता है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा मिल जाती है। कुछ उसमें बहुत सारे ऐसे सल्फेट की मात्रा भी उसमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोषक तत्वों की मात्रा होती है माइक्रो लेवल की, तो वो क्या है, जड़ को मजबूत कर देते हैं। तो इससे वहाँ पे जो कलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेहतरीन लगने लगती है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि चावल के लिए कितनी प्रमुख सरकार की एक प्रणाली है। तो जिसके अंतर्गत आप जानते हो अलग अलग से इसमें सरकार क्या हस्तक्षेप करती रहती है, अलग अलग उर्वरक बनाती रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जो उत्तर भारत के क्षेत्र में आप देखो, पंजाब वाले क्षेत्र में देख लो, चाहे यूपी वाले क्षेत्र में देख लो, बिहार वाले क्षेत्र में देख लो, इसमें जो चावल की गुणवत्ता है वो इतनी तेज नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी सरकार निरंतर प्रयास करती है। तो इनके लिए अलग से नए नए तरीके के, आप जानते हो, उर्वरक क्षमता के लिए नीम कोटेड यूरिया सरकार चला रही है। साथ ही साथ आप जानते हो कि तरल नैनो यूरिया सरकार चलाती है, ठीक है, जिंक सल्फेट चलाती है सरकार। साथ ही साथ आप जानते हो कि सरकार इनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रयोजन हैं, बहुत सारे ऐसी सरकार के उपाय हैं जो निरंतर इस पर फोर्स किए जा रहे हैं, ताकि ये चावल की उत्पादन जो दर है, क्षमता है, उसमें वृद्धि की जा सके। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो फसल है उसमें मुख्य चावल मानी जाती है, खाद्यान्न माना जाता है। राइट। भारत की बात की जाए, केवल भारत की, तो भारत में मुख्य खाद्यान्न कौन है, वो चावल है। जबकि दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में गेहूं माना जाता है। राइट। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो उपज की जाती है वो चावल की जाती है। तो चावल जो है वो संपूर्ण भारत में खाया जाता है। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में देख लो, उधर शायद सबसे ज़्यादा चावल के लोग खाने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर जितने भी मछली हो, मीट हो, इसके साथ भी चावलों का वो सेवन करते हैं, इसलिए चावल की जो मांग रहती है वो ज़्यादा रहती है। इसलिए चावल पर लोग क्या है, ज़्यादा फोर्स देते हैं। इसलिए चावल में आप खाद्यान्न फसल है वो मुख्य मानी जाती है, और 47% वो चावल ही उपजाए जाते हैं खरीफ की फसल के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो चावल की जो उपज है, या चावल की जो उपज करते हैं, तो उपज करने के पहले आप जानते हो चावल को लगाते हैं, तो उसके लिए मेथड होता है। चावल को दो प्रकार के मेथड से बोया जाता है। तो पहली मेथड आप जानते हो कौन सी होती है, चलो हम पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। काफ़ी डिटेल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि मान लो चावल हैं, तो चावल आप जानते हो उपजाते हैं ना। एक मिनट। एक मिनट वेट करो। चलो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम चावल की बात कर रहे थे। तो चावल चावल को जब बुवाई की जाती है, इसके दो मेथड होते हैं। तो दो मेथड आपको पता होना ही चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला मेथड ऐसा होता है रोपाई वाला, ठीक है। पहला मेथड रोपाई का होता है। रोपाई का मतलब ये होता है कि आप जानते हो पहली बार एक किसी क्षेत्र विशेष में, थोड़ा क्षेत्र में
क्या कर देते हैं, उसको बीज बो देते हैं, राइट। इसी प्रकार से बीज बो देते हैं, ठीक है। बीज बो दिया तो वो जब थोड़े लंबे समय तक खड़ा होता है, राइट, तो फिर उसका क्या किया जाता है, उसको एक यहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह जल भराव जो जलाक्रांत किया जाता है तो उसमें क्या है, उसे लगाते हैं, ठीक, उसमें लगाते हैं। तो पहली मेथड तो ये होती है। तो ये मेथड जो है रोपाई वाली जो भारत में चलती है, जापान पर आधारित है, क्योंकि जापान में जो रोपाई होती है धानों की वो इसी मेथड से होती है, रोपाई के माध्यम से होती है, राइट। जबकि दूसरा मेथड आता है मलेशियाई मेथड। तो मलेशियाई जो मेथड है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें रोपाई वाली विधि नहीं है, उसमें आप जानते हो डायरेक्ट है, जैसे गेहूं बोते हैं तो गेहूं की तरीके से ही जो चावल हैं, सॉरी जो धान है उनका क्या कर देते हैं, उसको बो देते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं पूरे उस ज़मीन पर, खेती पर, तो वो स्वयं क्या है उपज कर लेती है, लेकिन वो रोपाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मलेशियाई मेथड है। एक है आपको रोपाई मेथड। तो भारत में जो है वो रोपाई के आधार पर चलता है, जापानी मेथड के माध्यम से हमारे यहाँ पर क्या है, चावल की कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं। तो चावल आप जानते हो, तो चावल को लेकर के निरंतर वैसे भी सरकार के प्रयास रहे हैं, तो आप जानते हो। तो चावल जो है सरकार क्या करती है, निर्यात भी करती है, निर्यात भी करती है। लगभग आप देख लोगे तो अगर निर्यात की बात की जाए तो निर्यात जो सरकार करती है वो 17 से 18% टोटल का निर्यात कर लेती है, अर्थात 17 से 18% जो टोटल है उसका सरकार निर्यात करती रहती है। लेकिन वो निर्यात तभी करती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कुछ लोग हैं वो भोजन नहीं करते हैं, उपवास रखते हैं, तो इस वजह से निर्यात कर लेता है। इसके बाद आप जानते हो कि के हेक्टेयर की बात की जाए, चावल के हेक्टेयर की अगर बात की जाए तो टोटल कितना हेक्टेयर में होता है, तो 4.25 जो हेक्टेयर है वो ज़मीन की जाती है चावल की, 4.25 करोड़ है, ठीक है। 4.25 हेक्टेयर जो ज़मीन है उस पर क्या की जाती है, उस पर चावल की खेती की जाती है, राइट। जबकि चीन में अगर आप देखोगे तो चीन में इससे कम होती है, वो आपको 3.7 करोड़ हेक्टेयर पर फसल करते हैं। आप एक चीज़ समझो, जबकि जबकि भारत जो है वो 4.25 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है उस भूमि पर चावल का उत्पादन करते हैं, जबकि चीन है उसकी भारत की तुलना में कम पे करता है, लेकिन उत्पादन अगर आप देखोगे तो इससे कई गुना ज़्यादा है, इससे कई गुना ज़्यादा है। आप अगर देखोगे इसकी अगर देखोगे तो इसका जो उत्पादन है वो 9.66 मीट्रिक, आपको 6 करोड़ मीट्रिक टन है शायद, एक बार देख लेना ये डाटा, राइट। 9.6 है। जबकि इसका देखोगे आप चीन का, तो चीन का आपको 17.9 करके आपको करोड़ मीट्रिक टन मिलेगा, समझ रहे हो। तो आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लो कि जबकि भारत से चीन कम कम क्षेत्र पे भारत से चीन कम क्षेत्रफल पर चावल उत्पादन करता है, जबकि चावल भारत की तुलना में इसका दोगुना है, भारत की तुलना में उपज इसका दोगुना है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे लोग इतने जागरूक नहीं हैं। दूसरी बात या ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पर उस प्रकार की कृषि नहीं है, दो चीज़ें हो सकती हैं, समझ रहे हो। पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को जागरूकता नहीं है, लोग जानते नहीं कि कृषि कैसे की जाए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कृषि की जो क्षमता है, उसकी गुणवत्ता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो सरकार, आप जानते हो कि सरकार उसके लिए निरंतर प्रयास करती है, कंपोस्ट का प्रयास करती है, उर्वरकों का प्रयास करती है, राइट। तो इसी यही एक मुख्य घटक माने जाते हैं किसी भी खेती को उसकी उत्पादन वृद्धि के लिए या उसकी गुणवत्ता में विकास करने के लिए। लेकिन आप जानते हो कि चीन वाले क्षेत्र में भी आप जानते हो कि वहाँ के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, तो वो टोटल जितनी भूमि है टोटल वो खेती नहीं करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं कि 1 हेक्टेयर पर उन्होंने खेती की तो 1 हेक्टेयर पर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, राइट। 1 हेक्टेयर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 1 हेक्टेयर पर 3 बोरी, मान लो वो क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, राइट, 3 बोरी यूरिया डालते हैं। जबकि तो वो क्या करते हैं इस पर ही, जैसे इस हेक्टेयर पर मान लो है क्विंटल, मतलब सॉरी, अरे रुको रुको रुको, हाँ, हेक्टेयर। तो इसी पे आप जानते हो कि अगर वो 10 कुंटल
सॉरी, हाँ 10 कुंटल पर बीघा, या हेक्टेयर में अगर कहोगे तो लगभग में 50 कुंटल, 50 किलो अगर वो 5 बीघा में निकालना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालेंगे। तो वो 1 हेक्टेयर पर ही करना चाहेंगे, वो इसी में से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहेंगे। जबकि भारत में देखोगे तो भारत 1 एकड़ की जगह वो 2 एकड़ ज़मीन लेगा और 2 एकड़ पे ही 3 बोरी यूरिया डालेगा, राइट। अब 3 बोरी यूरिया किस पे डाली, एकड़ पे, इस पे डाल दी। अब बात देखो यहाँ पर, देखो तो हेक्टेयर में बढ़ेगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन क्षमता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि यही 3 बोरी है वो इसमें डाल रहे हैं 1 एकड़ में चीन वाले, जबकि भारत है वो 2 एकड़ में 3 बोरी डाल रहा है। तो आप निश्चित ही कह सकते हो कि यहाँ पर जो उत्पादन दर की क्षमता है उसमें ओबियसली कमी आएगी, राइट। क्योंकि वो यहाँ पर जो भूमि है वो संपूर्ण भूमि जितनी है 10 बीघा ली या 20 बीघा ले ली, उसी 20 बीघा पर वो क्या कर रहे हैं, फसल उपजा रहे हैं और उसी पर 5 बोरी खाद डाल रहे हैं। जबकि चाइना में क्या करते हैं, केवल 5 या 6 बीघा उपजाएंगे, उसी पर वो 4 बोरी डालेंगे। तो वो उसी उतनी ही खेती पर वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, राइट। जबकि भारत देश है तो वो समस्त पे प्रयास करता है कि 4 ही बोरी में हम इस पे चीन कितना उत्पादन कर लें, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, राइट। क्योंकि कोई चीज़ है उसको आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे, आप निरंतर उस पर फसल उत्पादन करने का प्रयास करोगे और न्यूट्रिशन नहीं दोगे, पोषक तत्व तो नहीं दोगे, तो इसलिए है वहाँ की फसल की गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हो। लेकिन चीन में तो खेती इतनी नहीं हो पाती, लेकिन फिर चीन भी फिर भी देखोगे तो अव्वल माना जाता है, हर तरीके से अव्वल है। उस गेहूँ के, चाहे गेहूँ तिलहन किसी भी क्षेत्र में ले लो, भारत से चीन नंबर 1 पे ही रहता है, ओके। चलो, तो ये चीज़ें माइंड में सेट होना चाहिए। लेकिन कपास क्षेत्र में भले ही भारत आगे हो, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आप देखोगे तो चीन ही आगे मिलता है। इसके बाद आप जानते हो कि वर्तमान में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चावल की किस्में चलती हैं। तो कुछ तो किस्में ऐसी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सहमति के आधार पर हैं, जैसे आप जानते हो। उसमें अगर आप दो देखोगे तो उसके अंतर्गत आप ले सकते हो। पहली है रंजीत सब है और बहादुर सब, ये 2 फसलें हैं, 2 किस्में हैं, रंजीत सब और बहादुर सब, ये 2 फसलें हैं, सॉरी 2 किस्में हैं चावल की 2 किस्में हैं जो ऑस्ट्रेलिया की सहमति के आधार पर ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते के आधार पर हैं, ओके। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। इसके बाद और भी सारी आपको मिल जाएंगी, तो जिसके अंतर्गत आप जो इसका निर्धारण करता है वो जो IARI है वो करता है, जो ठीक है, वो आप चीज़ समझ सकते हो। चलो, बासमती आप देख सकते हो, तो यूपी वाले क्षेत्र में आपको बासमती मिल जाएगा, ठीक है। यूपी का जो क्षेत्र है उसमें बासमती किस्म मिल जाएगी, ठीक है। IR10 मिल जाएगा, IR10 है, IR आपको 36 है, ठीक है। मीरांजना है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, राइट। और दक्षिण वाले भारत में आपको किंचौरी एक नाम की कोई किस्म आती है, एक बार देख लेना, वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद सरकार ने न्यू अभी वर्तमान में किस्में जारी की हैं, उसके अंतर्गत आप अगर लिखना चाहो, जैसे पूसा नाम की हैं, तो पूसा नरेंद्र काला जो नमक है उस पर पूसा नरेंद्र, ये काला काला नमक, ये एक क्या है, चावल की किस्म है। अगर आप इसमें देखोगे ये 2 प्रकार की हैं। पहली है 1638, दूसरी है 1652, ठीक। तो ये 2 किस्में हैं और ये किस्में जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप जानते हो कि ये जो 2 किस्में हैं ना, ये वर्तमान में अगर आप देखोगे तो इसमें अल्जाइमर रोग होता है, इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये अल्जाइमर रोग को नियंत्रण कर लेता है। जो पूसा नरेंद्र जो काला नमक की चावल की किस्म है, तो ये अल्जाइमर रोगों पर नियंत्रण रखता है। और आप जानते हो अल्जाइमर रोग जैसे मधुमेह है, रक्तचाप हैं, ऐसे जो रोग होते हैं इन पर ये क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हो कि ये प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया जाता है। जो पूसा नयन काला नमक है
ये प्राकृतिक जो खेती होती है, प्राकृतिक रूप से जो खेती होती है उस पे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये फसल, ये किस्म, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हो कि ये उर्वरक जो कीटनाशक हैं, अवशेष हैं, ठीक है, ये इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक पर आधारित है। ये जो फसल है, ये किस्म है, ये आपको प्राकृतिक कृषि पर आधारित है, प्राकृतिक कृषि पर ही आधारित होती है। इसमें आपको कीटनाशक की कोई आवश्यकता नहीं है, उर्वरक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूसा, नरेंद्र, जो काला नमक जो फसलें किस्में चली हैं, ये चावल की किस्में हैं, ये आप देखोगे तो मिट्टी की गुणवत्ता पे डिपेंड है, वहाँ की कंपोस्ट पर, प्राकृतिक खेती पर डिपेंड होती है। यहाँ कीटनाशक है, उर्वरक है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो फसलें निर्धारित करता है, तो किस्में निर्धारित कौन करता है, तो IARI है, ठीक है। ये अनुसंधान रिसर्च जो आपको पता होना चाहिए, रिसर्च ऑफ इंडिया है, यानी कि, ठीक है, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। इंजीनियरिंग जो जो इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये क्या किया जाता है, जारी की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो, कि पूसा जो बासमती चावल और भी आपको मिलेंगे, जैसे पूसा बासमती चावल हैं, वो भी आप डाल सकते हो, एक बार साफ कर लें। तो पूसा बासमती चावल हैं, वर्तमान में ये काफ़ी किस्में हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। हम्म। तो पूस तो पूसा बासमती जो चावल है, वो आपको गैर गैर जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है। ये पूसा बासमती ये गैर जेनेटिक मॉडिफाइड है, लेकिन ये संशोधित फसल होती है, ठीक है। यानी कि ये गैर जेनेटिक मॉडिफाइड है लेकिन अनुवांशिक संशोधित होती है, अनुवांशिक ये संशोधित फसल है, राइट। चलो, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद आप जानते हो, इसे रोपाई नहीं करते हैं इसकी, ठीक, इसकी रोपाई नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, बुवाई कर देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष बीजारोपण के रूप में से जानते हैं, प्रत्यक्ष बीजारोपण। तो ये वर्तमान में देखोगे तो पंजाब वाला क्षेत्र है, उसमें प्रत्यक्ष बीजारोपण की सरकार ने, वहाँ की सरकार है, उसने बल दिया है प्रत्यक्ष बीजारोपण, ठीक है। वहाँ रोपाई नहीं होगी, और ये इस फसल की रोपाई नहीं होगी, इसको डायरेक्ट वहाँ पर क्या है, बुवाई कर देंगे, ठीक है। तो उससे के माध्यम से पंजाब क्षेत्र में इसका मतलब सरकार ने, वहाँ पंजाब की सरकार है, उसने पूसा बासमती चावल पर जो गैर जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है उसको डायरेक्ट बुवाई पर बात किया है, प्रत्यक्ष बीजारोपण है, उस पर रोपाई की कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद आप जानते हो इससे लाभ, जैसे आप जानते हो तो क्या है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पूसा बासमती चावल है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक जीन होता है, उसका नाम है ऐसी, एक बार नाम लिख लो, ये पूछा जा सकता है। में एक जीन होता है ऐसी टोलेक्टेंट सिंथेस, ऐसी टोलेक्टेंट सिंथेंस, राइट। ये एक प्रकार का जीन है, ठीक है, ये जीन है, इसी पूसा बासमती चावल में देखने को मिलता है, जो खरपतवार को नियंत्रण कर देता है। ये खरपतवार जो है उसको क्या है, मार देता है, ख़त्म कर देता है, राइट। तो ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है, एमिनो एसिड, अमीनो एसिड जो होता है उसे संश्लेषित करता है, अमीनो एसिड है उससे ये संश्लेषित कर देता है। चलिए, तो ये माइंड में आपको सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पूसा बासमती चावल है, वो एक प्रकार का देखा जाए तो प्रत्यक्ष बुवाई उसकी की जा सकती है, और उसमें एक जीन पाया जाता है एसीटोलेक्टेंस सिंथेस, जो सीधा सीधा खरपतवार जो वहाँ पर उपज होता है धानों में, तो उसको ख़त्म कर देता है, और ये जो कार्य करता है वो अमीनो एसिड को संश्लेषण के माध्यम से ये वर्क करता है, राइट। चलिए, तो ये दिमाग में आपको आ जाना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि वर्तमान में जो है चावल की जो है वो जेनेटिक मॉडिफाइड फसल भी वो इसमें चलती हैं। तो गोल्डन राइस, जैसे आपने नाम सुना हो, गोल्डन राइस है, राइट। तो गोल्डन राइस जो है जेनेटिक मॉडिफाइड आपको चावल की किस्म मिलेगी, ठीक है। GM फसल है, तो GM फसल में आप देखोगे चावल है, तो चावल में आपको कौन सी मिल जाएगी, गोल्डन राइस,
तो गोल्डन राइस एक प्रकार की ये जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म है। इसको अगर आप देखोगे तो बार से साफ कर लेते हैं ना, इधर का तो आपने नोट डाउन कर लिया ना। चलिए तो देखिए, तो ये एक प्रकार की जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म है गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस को आपको पता होना चाहिए, आनुवांशिक रूप से उसको संशोधित किया गया है, वो जेनेटिक मॉडिफाइड है, उसके जो जीन है उसमें परिवर्तन किया गया है, राइट। तो यही जेनेटिक मॉडिफाइड होता है, यानी कि उसके जीन में नई जीन का मतलब उसमें लगाना होता है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड में की जो फसलें होती हैं तो एक नहीं है, चावल ही केवल नहीं है, बीटी कपास में आपको देखने को मिल जाएगी, तिलहन है। इस प्रकार से सरकार ने 20 ऐसी फसलों को संरेखण किया है, उसका अवलोकन किया है, ताकि उन पर क्या हो सके, उनका जेनेटिक मॉडिफाइड उनका परिवर्तन है, उनका जीन है उसमें एक्सचेंज किया जा सके। तो आपको पता होना चाहिए, तो इसके अंदर जो गोल्डन राइस है इसमें जो जीन डाले गए हैं उसके अंतर्गत आप देखोगे मक्का है, राइट। तो मक्का का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे जो डैफोडीला पौधे हैं, मक्का है, डैफोडीला है, तो ये आपको नोट डाउन होने चाहिए। तो ये इसको जेनेटिक रूप में इनको शामिल किया गया है किसमें, चावल की गोल्डन राइस में मक्का का प्रयोग है, डैफोडीला है, तो ये प्रयोग किए गए हैं। और आप जानते हो ये क्या करते हैं, विटामिन ए में वृद्धि करते हैं, तो विटामिन ए में वृद्धि करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है जेनेटिक मॉडिफाइड का, जिसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड है तो इनके लिए जो जो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग जो एक कमेटी होती है, जीईएसी नाम जान समझते हैं, तो जीईएसी है, ठीक है। जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है और एग्रीकल्चर जो कमेटी है, राइट। यहाँ पर कुछ ए का मतलब एक बार देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो यही परिषद होती है, काउंसिल या कमेटी है, एक समिति होती है, उसी के माध्यम से वो रेख देख करती है, रख रखाव करती है, या कोई फसल है मॉडिफाइड होगी कैसे होगी, तो यही क्या है, सलाह प्रदान करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये माइंड में आपके हो जाना चाहिए जीईएसी के विषय में, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो कि वर्तमान में चावल को लेकर के तो काफ़ी हो गया है, तो नेक्स्ट जो इससे आ जाती है, तो नेक्स्ट जो फसल आएगी उसके विषय में समझते हैं, गेहूं के बारे में। तो इसके लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त है, ज़्यादा हो गया है इसके लिए। चलो, तो नेक्स्ट फसल है वो गेहूं के विषय में समझेंगे।